अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए खैरियत अल्लाह से। अल्लाह ताला का शुक्र है सर। सर लास्ट दो एपिसोड्स में हमने बात की थी कि हमारी कन्वर्सेशंस हम पर किस तरह इम्पेक्ट करती हैं और हमारे करेक्टर को कैसे शेप करती हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारी थॉट्स हमारे ऊपर कैसे अफेक्ट करती हैं और हमारी करेक्टर को हमारे ख्यालात कैसे शेप करते हैं। यानी कि हमारा आज का मेन टॉपिक है पॉजिटिव माइंडसेट, مثبت सोच। तो इस पे हम डिटेल में हर पहलू से इस पे बात करेंगे। पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है कि इंसान अपनी थॉट्स और अपने ख्यालों पर जरा निगरानी रखे और देखे कि वो क्या सोच रहा है। आपकी थॉट्स असल में आपके साथ होने वाली जो इंटरनल डायलॉग है आपका, वो है। हमारे डायलॉग्स जो हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो हमारी ज़ात को तख्लीक करना शुरू कर देते हैं। जिन चीज़ों में, जिन गुफ्तगुओं में हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वही हमारी शख्सियत बननी शुरू हो जाती है। दैट इज़ वॉट वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट। हम जिस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, ये सोच जो है, ये मेरा इंटरनल डायलॉग है। तो मैं उसके उसके अंदर जो कुछ मैं बन रहा हूँ या जो कुछ बनता जा रहा हूँ, वो बेसिकली माई इंटरनल डायलॉग इज़ क्रिएटिंग मी। अगर मैं वो पॉजिटिव साइड पे लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बारे में बस एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम इस गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा जाएं आगे, पहले ये वादे कर लें कि आप पॉजिटिविटी से क्या समझ रहे हैं। यानी दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर मी, कि पॉजिटिविटी का मतलब वो एक एक फ्रेज है, पॉलियानाइश। यानी कुछ भी हो गया, मैंने उसमें बस देखना है कि क्या चीज़ अच्छी है, और कुछ ना कुछ अच्छा ही है। तो ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी भी हो सकती है। यानी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी इमोशंस हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी हैं, और वो नेचुरल हैं, वो हमने सीखी नहीं है। हमें कोई इमोशन सिखा नहीं सकता। अलबत्ता इमोशंस का इजहार हम सोसाइटी से सीखते हैं, किस तरह से गुस्से का इजहार होगा। गुस्सा एक बड़ी पॉजिटिव इमोशन है, दुख एक बड़ी पॉजिटिव इमोशन है। यानी ऑल दीज इमोशंस, दे आर नॉट नेगेटिव। असल बात यह है कि कोई भी एक इमोशन जब दूसरी चीज पर हावी आ जाए और दूसरे को सप्रेस कर दे, तो वो असल में इंसान के लिए इम्बैलेंसेस की बात बन जाती है। तो इसलिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। आपका जो जवाब है मेरा, वो तो आई एम सॉरी, मैं हट गया उससे, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि काफ़ी बैलेंस की ज़रूरत है। यानी आदमी फेल हो गया है तो उसको दुख होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो बाकी ज़िंदगी दुख में गुजार गुजार दे। यानी होप इज़ अ वेरी पॉजिटिव इमोशन। होप इज़ व्हाट मेक्स अस पॉजिटिव, बट सैडनेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। और अगर मैं उसको फील करूंगा तो बैलेंस पैदा होगा जिंदगी में। अगर मैं सौरो फील करूंगा तो बैलेंस पैदा होगा। लेकिन अगर मैं सौरो को अपने ऊपर गालिब कर लूंगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी और इमोशन को आप अगर अपने ऊपर गालिब कर लेंगे तो वो इम्बैलेंस क्रिएट कर देगी। ठीक, ये वैसे मैंने सवाल थोड़ा आगे करके रखा था अपनी गुफ्तगू में, लेकिन अभी आपने जिक्र कर दिया तो मैं यही पूछ लेता हूँ कि आपने जैसे बात की कि इंसान को दुख या गम पहुंचता है या कहीं फेलियर का सामना होता है तो उसमें भी वो खुश होने लग पड़े, तो ये पॉजिटिविटी नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि फिर बैलेंस कैसे क्रिएट करें? कैसे इंसान को पता लगेगा कहीं वो उस इल्यूजन में तो नहीं जा रहा, अपने आप को एक धोखे में रख रहा है फ्रेम में कि यार नहीं नहीं ठीक है, सब ठीक ही चल रहा है। ये कब पता होगा कि नहीं ये मेरा पॉजिटिव माइंडसेट है, और कब मालूम हो जाएगा कि नहीं यार ये तो मैं किसी और साइड की तरफ जा रहा हूँ? रियलिस्टिक, आदमी को रियलिस्टिक होना चाहिए। ये एक दुख की बात है, लेकिन हम अपना सब कुछ छोड़ नहीं देंगे अब। यानी बड़े बड़े दुख आएंगे जिंदगी में, आ जाते हैं। और कई दफा ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी अंधेर हो गई है, लेकिन हम फिर से अपने अपने अंदर होप का एलिमेंट जगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उस दुख को महसूस करते हुए। यानी पॉजिटिविटी का मतलब नेगेटिव इमोशंस को खत्म कर, देखिए, एक चीज को बड़े अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। यानी इमोशंस जो हैं हमारी, वो अगर आप अपनी नेगेटिव इमोशंस को खत्म करेंगे तो आपकी पॉजिटिव इमोशंस भी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। यानी इमोशंस, यूं समझ लें कि एक सेट है, कि जिसको अगर आप किसी एक चीज को दबा देंगे तो असल में दूसरी चीजें भी दबनी शुरू हो जाएंगी उस पूरे सेट की जो है।
ठीक है। यानी द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मिसाल के तौर पर किसी ने ज्यादती की है, आपको बुरा लगेगा, लेकिन अब उस बुरा लगने में आप बाकी सारा दिन ही गुजार दें, तो ये ठीक नहीं है। उससे लेसन लें और आगे बढ़ें। यानी लाइफ इज टू बी लिव्ड पॉजिटिवली का मतलब मेरे ख्याल में, जिस तरह से मैं देखता हूँ, वो ये है दैट इवन इन द सेटबैक्स ऑफ लाइफ वी शुड लर्न आवर लेसन्स एंड मूव फॉरवर्ड। और फिर ये कि हमारी कंस्ट्रक्शन है क्या, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर तो मैं जिंदगी को इस तरफ से देख रहा हूँ, अपनी जिंदगी कंस्ट्रक्शन मैंने इस तरफ से की है कि जिंदगी को मुझे इंसाफ देना चाहिए, तो असल में ये जिंदगी इंसाफ के लिए बनी नहीं हुई। ये दुनिया जो है अल्लाह ताला ने आजमाइश के कानून से बनाई है, कानून के तहत बनाई है। आजमाइश में तो इंसाफ नहीं मांगा जाएगा, आजमाइश में यू आर बीइंग टेस्टेड। Every one of us is being tested. Somebody is being tested in affluence and somebody is being tested in in hard times. ये सब कुछ होगा जिंदगी में। कभी अच्छे वक्त आ जाएंगे, कभी बुरे आ जाएंगे। बुरे औकात जब आएंगे, आपके प्रोजेक्ट्स फेल होंगे, तो आपको उससे लेसन लेकर आगे बढ़ना है। यानी पॉजिटिविटी का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि यू विल नेवर लूज योर योर इंस्पिरेशन टू डू समथिंग इन लाइफ। आप हारते रहें, सारी जिंदगी हारते रहें। आप वो एडिसन की मिसाल आई थी शायद पिछली दफा भी, यानी एडिसन की तरह फेल होते रहें। सवाल ये कि फेल होते हुए मर जाएं, इससे भी कोई फर्क नहीं, लेकिन वो जो इंस्पिरेशन है कि मुझे कुछ देना है, वो कायम रहे। ये है पॉजिटिविटी। ये नहीं है कि मैं अपनी इंस्पिरेशन पे खुशी और फेलियर पे खुशी मनाने लग पड़ूं कि ये तो बड़ा अच्छा होगा। खुशी इस बात की मनाई जाएगी कि मैंने कुछ लर्न किया उससे। दैट विल बी अ पॉजिटिव थिंग। ठीक। एक पॉजिटिव माइंडसेट एक स्टेट है जिसको हासिल करने के लिए बहुत से कंपोनेंट्स इंसान की शख्सियत में मौजूद होने चाहिए। मैं एक एक करके आपके सामने रखता जाता हूँ सवाल की सूरत में। पहला सबसे ये कि ऑप्टिमिस्टिक इंसान रहे और पेसिमिस्ट ना बने। कितना अहम है कि हर वक्त मस्बत सोचे कि यार इसमें से भी कुछ ना कुछ मस्बत पहलू निकल सकता है किसी भी चीज में से। और कितना जरूरी है कि अपने इर्द गिर्द लोगों ऑप्टिमिस्टिक लोगों के अंदर बैठा जाए, ना कि जो हर वक्त मायूसी की गुफ्तगू करते रहते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ आपसे अर्ज करता हूँ। हमने साइकोलॉजी को, बल्कि सारे ही उलूम को, मैं शायद इसका पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, हमने ए रिलीजियस बनाया है। ठीक है, हमने उनको मज़हब से काट के प्रेजेंट किया है सो दैट वी कैन हैव अ मोर इंक्लूसिव व्यू। मैं इस चीज़ के बारे, मैं ज़ाती तौर पर एट अ पर्सनल लेवल, मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। ठीक है जी। मैं ये तो समझता हूँ, मिसाल के तौर पर इंसान को फेलियर का सामना करना पड़ा है, या वो बार बार उसके उसके काम में रुकावटें आ जाती हैं। अब ये जो बात है कि उसके काम में रुकावटें आ जाती हैं, सवाल ये है कि मैं इस चीज़ के बारे में होपफुल किस बेसिस पे हूँ कि ये मामलात बेहतर कुछ होगा। किस बेसिस पे? यानी या तो मैं धोखा दे रहा हूँ अपने आप को, अ, ऐसे ही एक मैंने ख्याल बनाया हुआ है कुछ बेहतर ही होगा, चलो जी कुछ बेहतर होगा। ये बहुत ज़्यादा देर कायम नहीं रहता ख्याल असल में। जिस वक्त हम इसको इस पहलू से क्रिएट, यानी करते हैं कि बस अपने आप के अंदर ये पैदा करना है। द थिंग इज नॉट कि मैं अपने आप को धोखा देना चाहता हूँ, या मैं अपने आप को फरेब देकर तो इस तरफ ले आऊं कि पॉजिटिव रहना है। मेरी कंस्ट्रक्शन है क्या? क्या मैं ये समझता हूँ कि ये दुनिया, इसका निज़ाम, इसके अंदर होने वाले वाक़यात, इसके अंदर मेरी सही और मेरी जिद्दोजहद के साथ मेरे नताइज का ताल्लुक, ये असल में किसी के कंट्रोल में है? अगर तो मैं ये समझता हूँ, ठीक है जी, तो फिर तो कोई वजह है। और वो कैसा है? लेट्स से इफ आई बिलीव दैट गॉड इज जस्ट प्लेइंग अराउंड, ठीक है जी, जो क्रिएटर है वो सिर्फ प्ले अराउंड कर रहा है, वो बस ऐसे ही किसी को दुख में डाल देता है, किसी को खुशी में डाल देता है, तब भी कोई होप नहीं है। लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि इस दुनिया में होने वाले वाकयात में अल्लाह ताला की हिकमत, उसकी रहमत, उसकी कुदरत, उसका इल्म शामिल है, और वो अपनी इस इन सिफात से कभी भी हट के मामला नहीं करेगा, ठीक है, मेरे लिए बज़ाहिर एक बहुत ही ज़्यादा दुखी मामला भी होगा, तब भी मैं ये समझता हूँ क्योंकि खुदा जानता है, मैं नहीं पूरी बात जानता, तो इसलिए मुझे इस पर भरोसा करना है। भरोसा करना एक ज़ात के ऊपर एक चीज़ है, और अपने आप को ये बगैर किसी वजह के ये समझाते रहना कि देयर शुड बी होप, देयर दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ट्रू पॉजिटिविटी, मेरे नज़दीक ट्रू पॉजिटिविटी कैन नॉट इमर्ज इन लाइफ जब तक कि आप वाकई अल्लाह ताला के हाथ को इस दुनिया में देखना ना शुरू करें। यानी वो यूँ समझ लें, इसका एक छोटा सा वाक़या मैं सिर्फ इशारा कर देता हूँ। ये जो सूरह कहफ में हज़रत मूसा के साथ जो वाक़या होता है, जिसको अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, वो इसमें बड़ी रहनुमाई करता है। ठीक है ना जी। यानी बज़ाहिर होने वाले मुश्किल वाक़यात के, जिसमें एक कुछ मिस्कीन लोग हैं, कुछ मेहनती किस्म के लोग हैं, और उनकी किश्ती में छेद हो गया। अब वो एक मुश्किल चीज़ आ गई, मतलब वो उनका काम जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, वो दे विल नॉट बी एबल टू अर्न। वो ठीक करवाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ये बताता है उसमें कुरान मजीद में कि इसके नतीजे में मैंने उनको किस शर से बचा लिया। एक आदमी जो है, जो कि अपने वालिदैन के ईमान के लिए आजमाइश बन जाएगा, यानी वो इतनी बड़ी आजमाइश बन जाएगा कि वो हमेशा के लिए बन जाएगा, का मतलब है कि वो बन रहा है, उसके अंदर ये पोटेंशियल जाहिर हो रही है कि वो उनको जहन्नम के सुपुर्द करवा दे सकता है। तो अल्लाह ताला इस तरह की सिचुएशन में भी कई दफ़ा इंसान को उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। यानी ये कुछ वजूहात बयान की हैं। इसी तरह एक बुरों की बस्ती में फ़ायदा हो गया है। यानी हम देख रहे हैं कि वो लोग बड़े बेईमान हैं, वो बिल्कुल मिलनसार नहीं है, वो बदतमीज़ हैं, रूड हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको फ़ायदा होता जा रहा है और हमें नहीं हो रहा। तो अल्लाह ताला ये बताता है कि मैं किस तरह से उसमें भी उनका फ़ायदा नहीं पेश नज़र होता, बल्कि कोई बेहतरी ही पेश। तो ये तीन वाक़यात जो बताए हैं उसमें, दे आर अ लेसन इन लाइफ। देखिए उनमें कुछ लेसन हैं। एक तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन ये कि अल्लाह ताला जिसको हम कहते हैं ना, अज्जा में इन्वॉल्व नहीं होता, ये बिल्कुल धोखा है हमारा। अल्लाह ताला हमारी हर चीज़ में इन्वॉल्व्ड है। यानी हमारे सामने पेश आने वाले वाक़यात, हमारे एफर्ट्स के नताइज, ये सब कुछ खुदा निकालता है। अगर ये बात ठीक है, तो फिर मेरे लिए एक बड़ी बेसिस है होप रखने की, मेरे लिए बड़ी बेसिस है इस चीज़ पर कायम रहने की कि मुझे अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है। इसलिए कि मेरा परवरदिगार मुझे आजमा रहा है, और वो जब चाहेगा और जब मेरे लिए बेहतर होगा नताइज निकल आएंगे। और अगर नहीं निकलेंगे, आई विल स्टिल बी गेनिंग इफ आई कीप टू दिस पाथ। ये जो एस्पेक्ट है ना, ये मैं इसको इसको मैं कोई सुपरस्टिशन नहीं समझता, या मैं इसको सिर्फ महज अपने साथ किया जाने वाला वो बार बार ऑब्सेसिव डायलॉग नहीं समझता हूँ, ये मेरी कंस्ट्रक्शन है। ठीक। सर आपने बड़ी जिंदगी किस तरह चल रही है। ठीक सर, आपने बड़ी खूबी से बताया कि मजहब किस तरह इसमें हमारी हेल्प करता है पॉजिटिविटी को अचीव करने के लिए। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, ट्रू पॉजिटिविटी पॉसिबल नहीं है इस लाइफ में। इसी में मुझे वो एक चाइनीज एंशियंट फिलोसफी है, यिन एंड यांग, उसमें भी कुछ इसी तरह का है कि ट्रू पॉजिटिविटी असल में ये नहीं है कि आपकी जिंदगी से नेगेटिविटीज निकल जाए, बल्कि कहीं ना कहीं आपको इन चीजों के साथ को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, एक हार्मनी में रहना राइट। पड़ेगा। राइट। एब्सोल्युटली राइट। हार्मनी में रहना है और होप नहीं खत्म होने देनी। देखिए मैं कुछ एक मिसाल के तौर पर, आपके अंदर अगर फियर है, तो किसी भी चीज का फियर है, कभी किसी मौके पर इफ यू फील दैट, देखें एक है एंजाइटी कि ये ऐसा ना हो जाए, यू नो समथिंग दैट यू हैव, आपने इंटरव्यू देना है तो कहीं एक एंजाइटी की फीलिंग होती। एक है, एक फियर है मेरा, ये कहीं ये मेरी औलाद तो कुछ ना हो जाएगी, मेरा घर ना कहीं खराब हो जाएगी। आजकल ये लाहौर में सैलाब आ रहा है, तो ये कई दफ़ा ये ख्याल आता है कि कहीं पानी ना आ जाए। यू नो, तो अगर हमारे जैसे ही लोग हैं ना जिनके घरों में पानी आया हुआ है, वो गला हटके तो नहीं है, तो इसमें क्या किया जाए फिर, व्हाट डू हाउ डू वी गो अबाउट इट। यानी सबसे पहला तो ये ख्याल आना, सबसे पहले ये फियर का इस तरफ मुतवज्जे करना कि इस वक्त अल्लाह ताला ने एक नेमत दी हुई है, बहुत सारे लोगों को ये मैसर नहीं है। यानी जिस चीज़ का फियर है वो असल में एक नेमत है जिसको शायद मैं रिकग्नाइज ही नहीं किया हुआ मैंने। तो ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, कंटेंटमेंट, इंस्पिरेशन की फीलिंग दैट आई वुड लाइक टू मेक अ कंट्रीब्यूशन, होप की फीलिंग, मुश्किल आई है लेकिन इंशाल्लाह देखने वाला है परवरदिगार, वो ठीक कर देगा। जब आप इन ये जो फीलिंग्स हैं, ये असल में ये नेगेटिव फीलिंग्स, जिसको हम नेगेटिव फीलिंग आमतौर पे कहते हैं, ये उनकी निगेशन नहीं है, ये उनका मुकाबला है। यानी आपने इनको बैलेंस में रखना है कि यानी कोई कोई अजीज फौत हो गए तो इस पर पॉजिटिव क्या आदमी,
महसूस करेगा भाई, लेकिन इस दुख के साथ ये यकीन रखना कि इस मौत के अंदर भी अल्लाह ताला को बेहतरी पैदा फरमाएंगे। ठीक है, यानी लोगों के लिए एक एक नौजवान आदमी फौत हो गया जिसका बिल्कुल छोटा बच्चा है, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को कि जिनके साथ इस तरह का वाकयात हो जाते हैं, और बिल्कुल बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि अब निहायत ही दुख की बात है। ये दुख अपनी जगह पर, एक जगह पर मैं एक इसको एक रियलिटी के तौर पर मानूं कि एक दुख है, लेकिन इसके साथ ही अब देखें उस दुख के नतीजे में बात करने वाले क्या बात कर रहे होते हैं कि ये देखें जी बच्चे अब इनका क्या होगा, अब हाउ विल दे सरवाइव, ये तो इनके लिए तो जिंदगी में कोई मौके खत्म हो जाएंगे। वो मौके पैदा करने वाले की जात ये बाप नहीं था। वाकई पैदा करने वाले की जात तो जिंदा है और वो हमेशा जिंदा रहेगी, और जिसने उसने जिसके लिए जो मौके पैदा करने को रोक नहीं सकता। वो जो कहा है ना सूरह यूसुफ में कि वो गालिबुन अला अमरिही, ठीक है, वो अपने 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 फैसलों के ऊपर उनको इम्प्लीमेंट करने में पूरी तरह कुदरत रखता है। वो पूरी तरह ही इज टोटली इन चार्ज ऑफ हिज डिसीजंस। तो कर देगा जैसे जो मर्जी कर ले दुनिया, जिसको उसने बना, और जिसको नहीं बनाना वो नहीं बनाना। यानी आपकी आजमाइश दोनों ही की है, किसी को बना के आजमाइश हो रही है और किसी को ना बना के हो रही है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये मुझे बैलेंस में रखती है। हो जाएंगे वाकयात, एंड आई नीड टू टेक अ स्टेप बैक। अगर दुख की कैफियत आई है, मुश्किल की कैफियत आई है, आई नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड थोड़ा थोड़ा सा उस पर गौर व फिक्र करके अपने आप को वापस थोड़ा सा बैलेंस में लाने की कोशिश करूं। मेरे ख्याल में पॉजिटिविटी इसको कहते हैं जी। पॉजिटिविटी उस उन इन इमोशंस को कि जो आपके लिए थोड़ी डिस्कम्फर्टिंग होती हैं उनको इग्नोर करने को नहीं कहते, लेकिन उन पे ऑब्सेस करना एबनॉर्मेलिटी का बायस बन जाएगा। यानी अब आप कौन से माँ बाप ऐसे हैं कि मैं नहीं जानता सीरियसली, यानी माई आई रिमेम्बर माई ग्रैंडफादर, उनके बारे में माई मदर पास्ट अवे व्हेन शी वाज इन हर 30s, एंड व्हेन शी पास्ट अवे माई बायोलॉजिकल मदर शी पास्ट अवे व्हेन शी वाज इन हर 30s। तो बिल्कुल जवानी की उम्र में जब वो फौत हुई हैं तो मेरे नाना कहा करते थे कि वो एक रात में उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, ऑल ऑफ हिज हेयर बिकेम वाइट। तो एक तो मुझे यकीन नहीं आता था, तो इसी पे मजाक होता है, लेकिन मैंने उनको बहुत हंसते खेलते बहुत खुशियां मनाते हुए देखा है। मेरे से वो बहुत प्यार करते थे। मैं आई थिंक ही वॉज अ वेरी बिग इंस्पिरेशन इन माई लाइफ। ये सारी बात जो है ये एक बैलेंस में रख के मामले को, यानी हो गया बड़ा दुख है। कौन से माँ बाप ऐसे हैं, ये कौन शख्स ऐसा है कि जो अगर कोई दुख हो गया या कोई फेलियर हो गया तो बाकी सारी जिंदगी इस पे रह जाता है। होता क्या है कि हम उस फेलियर को अपने ऊपर इतना ऑब्सेस अगर कर लें तो हमारे अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज डेवलप हो सकती हैं। तो पॉजिटिविटी असल में उससे बचा हुआ है, असल में कीपिंग द होप अलाइव। खुदा जीता है। ठीक, आपने अभी सर जिक्र किया आपके मैटरनल ग्रैंडफादर ने का आपकी जिंदगी पर कितना पॉजिटिव असर रहा है। तो यही मैं पूछना चाहूंगा कि कितना जरूरी हो जाता है कि अपने इर्द गिर्द ऑप्टिमिस्टिक लोगों का एक सर्कल रखा जाए, ना कि पेसिमिस्ट लोगों का। नहीं, वही बात है। यानी एक वो आप जो लोग आपके आसपास होंगे, ये जो बात है जब हम ये कहते हैं ना कि अपनी कंपनी के बारे में बहुत मोहतात रहना चाहिए, तो बेसिकली आपकी कंपनी आपकी कॉन्वर्सेशंस क्रिएट करती हैं। इफ यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट, लेट्स से, डिस्पेयर, होपलेसनेस, अगर ये हो रही है तो ये आपकी रियलिटीज बननी शुरू हो जाएंगी। और इफ़ यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट, लेट्स से, कि मुश्किल है लेकिन इंशाल्लाह अभी जीते हैं, जिंदगी है, हम मेहनत करेंगे इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, ये जो कॉन्वर्सेशन हैं ये आपके अंदर और फीलिंग्स डेवलप करेंगी। वही इंटरनल और एक्सटर्नल डायलॉग है जिसने आपको आपकी कंपनीज जिसमें आप रहते हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं, वो आपकी कॉन्वर्सेशंस को तय करती हैं कि क्या बातें होंगी। सारा वक्त सियासत पे, दूसरों के साथ कंप्लेंट पे, मुल्क की हालात पे, इस पे गुफ्तगू करते रहना है। अच्छा, अगर ये गुफ्तगू करना है तो इस गुफ्तगू का टारगेट क्या होगा? सिर्फ शिकायत होगी, और शिकायत करके हम थोड़ी देर के बाद एक दूसरे को गालियां दे के उठ के चले जाएंगे, या ये कि ये सोचेंगे कि यार हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, इज देयर एनीथिंग वी कैन डू? या हम अगर इस वक्त मुल्क के हालात नहीं बदल सकते तो क्या अपने घर के हालात बदल सकते हैं? दिस इज वॉट आई बिलीव इज पॉजिटिविटी।
कि मैंने अपने आप को पॉजिटिव काम में लगाना है। मेरे ख्याल में पॉजिटिविटी अपने आप को खाम खा, यानी डिस्ट्रैक्ट करके खुश रखने का नाम नहीं है। डिस्ट्रैक्ट करके खुश रखना जो है वो असल में आपके अंदर गमों को, आपकी दुखों को, आपकी एंग्जाइटीज को, आपके फियर्स को, आपके एंगर्स को सप्रेशन का बायस बनते हैं, विच इज नॉट गुड। इट इज नॉट गुड साइकोलॉजिकली स्पीकिंग। इंसान के अंदर ये सप्रेशन जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, बाहर निकल आते हैं कई दफा बड़ी बुरी तरह। इसकी बड़ी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ किस तरह निकल आते हैं। यानी आप अपने दफ्तर में गए, उधर तीन लोगों के साथ जाती उन्होंने बदतमीजी की, कुछ किया, और उसके बाद और लोगों ने भी की, क्योंकि दफ्तर में तो काफी लोगों से मुलाकात हो जाती है। और फिर आपने उसको सप्रेस करते रहे करते रहे करते रहे। अब वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो इतनी डेवलप हो गई कि आप वापस जब घर आए तो एक छोटी सी गुफ्तगू हो रही थी आपकी अपने बच्चे के साथ या अपनी बेगम के साथ, और उसमें आप फट पड़े। इसलिए क्योंकि वो जो सारा प्रेशर डेवलप हुआ हुआ था वो अब कहीं तो निकलना था ना, वो कहीं और निकल जाता है। तो दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। आई मीन, रिकग्नाइज करें कि हाँ ये अच्छा नहीं हुआ, बात भी करें, बट आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि आप किन लोगों के साथ गुफ्तगू, किन लोगों के साथ बैठते हैं, क्या गुफ्तगुएं करते हैं, ये आपकी ज़ात को बना देगा। ठीक। आपने अभी गमों और दुखों की बात की और आपने जिक्र भी किया कि कैसे लोग कहते हैं यार अब क्या होगा, डिस्पेयर, मायूसी में चले जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको, आपने भी शायद इसका मुशाहिदा किया हो कि अब लोगों को एक किस्म की एडिक्शन भी हो जाती है कि वो अपने जरा गमों दुखों का बार बार तज़किरा करते हैं और फिर लोगों से चाहते हैं कि वो भी उनके साथ जरा कुछ हमदर्दी जताएं। जैसे वो एक शेर का मिसरा भी है ना कि हमने बाजार में जख्मों की नुमाइश नहीं की। तो कितना जरूरी है कि अपने दुखों और गमों का बार बार तज़किरा ना किया जाए। हम्म। एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। यानी ये जो अपने साथ इसका जिक्र, देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि वो जो है ना, जो हजरत याकूब की बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। यानी वो जिस वक्त हो जाता है आदमी दुख भी कभी इजहार कर देता है कि यार मुझे वो काफ़ी याद आ रहा है, और इसके बाद अल्लाह ताला से उसके लिए जो याद आ रहा है उसके लिए दुआ करें और फिर आगे चले ज़िंदगी में। और फिर ये कि इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इल्लल्लाह, ये कि मैंने अपने परवरदिगार से अपने गम को, अपने दुख को अपने परवरदिगार से बयान करना है। यानी ये जो अपने परवरदिगार से बयान करना है, ये जानते हुए बयान करना है कि वो मेरा सब कुछ जानता है, वो मेरी तकलीफ़ को जानता है, वो मेरी तकलीफ़ का मदावा कर सकता है। कोई दूसरा कि जिसके मैं अपना दुख बयान करूंगा वो मेरी तकलीफ़ का मदावा नहीं कर सकेगा। यानी ये जो एस्पेक्ट है ना वेंटिंग का या कथारसिस का, मैं इसका बिल्कुल कायल नहीं हूँ जी। यानी आई थिंक ऑल दिस डज, एक एक चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि वी कैन नेवर टॉक अबाउट समथिंग एज वी टॉक। मैं जो बात कर रहा हूँ इस वक्त, जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे जहन में एक बात आ रही है तो मैं बोल रहा हूँ। वो मेरे जहन में आए बगैर नहीं, मैं मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं वो जो फिल बदी जिसको आप कहते हैं वो वाकई फिल बदी नहीं होती, वो अंदर मेरे जहन में कंस्ट्रक्ट हो रही होती है, इसीलिए वो मीनिंगफुल होती है। तो आप जब किसी वाक्य का तज़किरा करते हैं, जब किसी वाक्य का जिक्र फरमाते हैं, तो असल में आप उस वाक्य को याद भी करते हैं। और आपकी जो याद होती है, आपने कभी गौर किया होगा कि हम किसी चीज़ पे गुस्से में आ गए और कई दफ़ा वो गुस्सा जो है वो सारा दिन ही कायम रह जाता है। ये जो बात है कि वो गुस्सा सारा दिन कायम रह जाता है, गुस्से की या किसी भी इमोशन की जो नेचुरल लाइफ है दैट इज जस्ट अ फ्यू सेकंड्स, मे बी प्रॉब्ली पीपल से 6 सेकंड्स। ठीक है, वो जिस इदारे से मैंने ये किया था, इमोशनल इंटेलिजेंस का के कोर्सेज किए थे, उसका नाम भी 6 सेकंड्स ही था। और इसीलिए था 6 सेकंड्स कि इमोशंस की जो लाइफ होती है दैट इज फॉर 6 सेकंड्स, बट इमेजिन दैट अ पर्सन कैन रिमेन एंग्री, सीरियसली एंग्री, फॉर द होल डे। देखिए, एक है कि कुछ थोड़ा सा उसके जेहन में मौजूद है वो बात, लेकिन वो एंगर नहीं है, अब वो नॉर्मलाइज हो गया है, अभी उसके जेहन में मौजूद है क्या बात हुई थी। ये एक और चीज है, ये पैसिव थॉट। लेकिन जब उसकी थॉट एक्टिव होती है ना, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट इट कि उसने ये कैसे कह दिया, उसकी ऐसी मिजाल ये कि ये जो इस तरह की पूरी आपकी चल रही होती है सोच, ये आपके अंदर वो इमोशनल केमिकल्स बार बार रिलीज करती है। चुनाचे इसका नतीजा ये निकलता है कि आप एक गुस्से की बात हुई, बजाय इसके कि आप उससे मूव फॉरवर्ड करते, आप उसके ऊपर इतना ज़्यादा अब विराजमान हो गए हैं कि आप उसी इमोशन को अपने लिए बार बार क्रिएट करवा रहे हैं।
ठीक है। आपने एक जगह बयान किया, आपने दूसरी जगह बयान किया, आपने तीसरी जगह बयान की। ये हर दफा जो बयान करते हैं, ये आप अपने जहन में सोचते भी हैं, उस पूरे के पूरे सीन को रीलिव करते हैं। उस रीलिव करने में आपकी इमोशंस भी दोबारा पैदा होती हैं। और ये चीज़ जो है, जिसकी आप बात फरमा रहे हैं, कि अगर आप बार बार, इफ़ यू बिकम टू ऑब्सेसिव अबाउट अबाउट थॉट्स विच आर अनकंफर्टेबल, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके दिमाग के अंदर उन केमिकल्स की एडिक्शन होनी शुरू हो जाती है। अब क्या होगा कि आप सोच नहीं रहे कुछ भी, तो वो केमिकल फिर भी रिलीज हो जाएगा, एंड यू विल फील, किसी वजह के बगैर ही आप थोड़ा सा लो फील करने लग पड़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है जी, एज फार एज आई नो। ये चीज़ मसला बन जाती है कि अगर आप अपने आप को इसमें कंट्रोल नहीं करेंगे। योर थॉट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली, टोटली इंपॉर्टेंट, एसेंशियल। अगर आपने उनको कंट्रोल नहीं किया है, तो फिर एक मुश्किल में डाल रहे हैं आप अपने आप को ज़िंदगी में। आपको अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है, कंस्ट्रक्टिव बनाना है। इसमें एक चीज़ को एक उसूल के तौर पर समझ लें। कोशिश करें कि अपनी थॉट्स को सर्कल ऑफ कंट्रोल में रखें। यानी आ जाएंगे। एक है, कुछ थॉट्स होती हैं जो कि, कुछ इमोशंस होती हैं जो हमारे माजी से रिलेटेड हैं। ठीक है, माजी से रिलेटेड इमोशन है, मिसाल के तौर पर सैडनेस है। ठीक है जी। लेकिन कुछ इमोशंस होती हैं जो फियर से, जो जैसे जो फ्यूचर से रिलेटेड है। फियर है, एंजाइटी है, ये फ्यूचर फ्यूचर से रिलेटेड इमोशंस हैं। आप इन दोनों के बारे में जब भी सोच रहे होते हैं, तो अपने सर्कल ऑफ कंसर्न्स में चले जाते हैं। माजी को भी मैं नहीं बदल सकता, मुस्तकबिल को भी मैं नहीं बदल सकता। इस मौके पर जो मैं कर सकता हूँ, मैंने उस पर फोकस करना है। व्हाट कैन आई डू, मैं प्लान कर सकता हूँ कुछ करने का, आगे फ्यूचर के लिए कुछ प्लान कर, वो फेल होगा नहीं होगा ये मेरे बस में नहीं है। सर, हमने बात की डिटेल में कि किस तरह हमें दुखों और गमों को एक हद तक रखना चाहिए और उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। अब मैं वापस, जो हमने बात की थी कि किस तरह ऑप्टिमिस्टिक सर्कल्स अपने इर्द गिर्द रखने चाहिए लोगों के, कितना अहम है कि हम भी लोगों के बारे में बदगुमानी से काम ना लें और जरा थोड़ा सा अपने अंदर एम्पैथी का फैक्टर रखें। क्योंकि मुझे लगता है कि पॉजिटिव माइंडसेट, مثبت सोच को अपनाने में ये एक बहुत कारामद चीज होती है कि हम दूसरे की जगह पे खड़े होके सोचें और सोचें यार कोई ना कोई शायद इसके पास भी ये काम, ये बात कहने की कोई ना कोई वजह तो होगी। नहीं देखें, जब भी आपके जहन में इनिशियल ताल्लुकात में, हम असल में अथॉरिटीज हमारी पसंद नहीं करती हैं, वी डोंट लाइक टू बी क्वेश्चनड। सबसे पहली जो कोशिश होनी चाहिए वो तो ये होनी चाहिए कि अगर कोई बदगुमानी पैदा हो रही है तो उसको क्लियर करें। यानी वाई आर वी कीपिंग इट इन आवर हार्ट? क्योंकि वो तो, अगर आपने उसको चुप करा दिया, तो कल जब कोई और वाक्य होगा तो आप उसी की कंटिन्यूएशन में उसको लेंगे। पैटर्न इतने आराम से खत्म नहीं होते इंसान के। ठीक है जी। अगर बदगुमानी किसी से पैदा हो रही है, मेरे बारे में आपको ये शुबा हो रहा है कि मैंने ये जो बात की है कि इसका ये मकसद तो नहीं है, तो आप इसको अच्छे भले तरीके से बयान कर सकते हैं। यानी विदाउट बीइंग ऑफेंसिव वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट इट, कि देखिए ये मेरी कमजोरी हो सकती है, मैंने इसको इस तरह से देखा है, लेकिन ये मैं चाह रहा हूँ कि क्लियर कर दें, क्योंकि मैं बदगुमानी का शिकार ना हो जाऊं कहीं। बदगुमानी आपको, आप, वही बात, बदगुमानी एक सोच है, और ये सोच को पॉजिटिव नहीं है। हम दूसरे की इंटेंशंस के बारे में, उसके मोटिव्स के बारे में जब सोच रहे होते हैं, तो ये बदगुमानी तक पहुंच जाती है बात। तो बदगुमानी करने का नुकसान मुझे ही होगा सिर्फ, यानी और किसी को नहीं होगा। इसलिए ट्राई टू क्लियर इट ऑफ, अपने अपने इसको बयान करें। ये वो छोटी छोटी सी, यानी यूं समझ लें कि जिंदगी की नॉर्म्स हैं, कि जिसको अगर हम अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे ना, तो उसके नतीजे में बहुत सारी पॉजिटिव, वो नेगेटिव थॉट्स से हम बच जाएंगे। वो अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स, देखिए एक वो चीज़ है, फिर से क्लियर कर लेते हैं। यानी एक वो जिंदगी के वाकयात हैं जो मेरे अंदर, जो किसी को भी जिंदगी में दुखी या प्रॉब्लम में डालते हैं, इमोशनली स्पीकिंग। लेकिन एक वो वाकयात है कि जो, जिसमें मैं अपने आप को टॉर्चर कर रहा होता हूँ, इसको तो अवॉइड करूँ ना। मेरे ख्याल में पॉजिटिविटी असल में इस चीज का नाम है, इससे ज्यादा नहीं है। मतलब अपने आप को खाम खा हर वक्त खुश रखना। यानी एवरी एवरी मोमेंट, आप किसी के साथ दुख करने गए हैं, किसी की वफात पर आप जाके कॉन्डोलेंसेस पेश करने गए हैं, और उधर जाके आप मजाक करना शुरू कर दें, तो ये तो एबनॉर्मल बिहेवियर है। दिस इज नॉट अ हेल्दी बिहेवियर। यानी उसके साथ एम्पथाइज करें, उसके साथ, ये मौका इस तरह का है कि जिसमें हमें उसको ये याद कराना है कि ये जिंदगी फिर भी जारी रखनी है हमें।
होप के साथ जारी रखती हैं। ये आजमाइश है, इस आजमाइश के अंदर हमको इस तरह से रहना है। ये सब चीज़ें जो हैं ये उसको याद करानी है, लेकिन ये कोई मजाक का, ये कोई अम्यूजमेंट का टाइम नहीं है। दिस वुड बी डिस्ट्रैक्शन, दिस वुड बी एब नॉर्मल। ठीक है। ठीक। सर, अभी आपने बात की कि किस तरह मुश्किल लोगों से हम साहब का है तो क्या करना चाहिए, और इससे पहले हमने बात की किस तरह दुखों गमों और मुश्किल हालात में इंसान क्या करे। तो कितना अहम हो जाता है पॉजिटिव माइंडसेट कि अगर हसूल के लिए इंसान उस राह पे चल रहा है तो इन दोनों चीजों को एक ग्रोथ माइंडसेट, लर्निंग माइंडसेट और एक अपॉर्चुनिस्टिक माइंडसेट के तौर पर देखा जाए कि यार यार मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, जो चीजें मैं अपने अंदर कल्टीवेट करना चाहता हूँ जैसे पेशेंस है, ग्रेटिट्यूड है, तो अब मेरे पास एक अच्छा मौका आ गया है, एक मुश्किल कंडीशन है, इसमें मैं जरा अपने आप को अप्लाई करके देखूं कि क्या चीजें मेरे अंदर वो अंदर पेवस भी हुई है कि नहीं। देखिए वही बात है। आप तो अगर तो ये देख रहे हैं कि जिंदगी में होने वाले वाकयात बस रैंडम है, ये डाइस फेंकी जा रही है और डाइस जो निकलती है उसके हिसाब से मामलात हो रहे हैं, और कोई बेपरवाह किस्म का कंट्रोलर है कि जिसको कोई परवाह नहीं है कि क्या हो। तो फिर तो असल में वैसे ही एक डेस्परेशन की सिचुएशन है, होपलेसनेस है। लेकिन इफ यू ट्रूली फील दैट इट इज़ बीइंग रन बाय अ वाइज, मर्सीफुल, ऑल नोइंग एंड ऑल कंट्रोलिंग क्रिएटर, तो फिर इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि दिस क्रिएट्स मीनिंग इन आवर लाइफ। जब भी आपको ज़िंदगी में मकसद मिल जाए, मीनिंग मिल जाए, तो उसके नतीजे में असल में हम मुश्किल बर्दाश्त करने के लिए आमादा हो जाते हैं। यानी इसकी इसकी बहुत सी मिसालें ज़िंदगी में मिल जाती हैं। वो जो स्टूडेंट है जिसको कि अभी शायद इतनी इतनी समझ नहीं है, लेकिन उसको हमने इतना ज़्यादा ऑब्सेस कर दिया ग्रेड्स के लिए कि वो ग्रेड हासिल करने के शौक में वो अपनी सारी इंजॉयमेंट छोड़ देता है। वो कोई खुशी से नहीं छोड़ रहा होता। ठीक है जी, वो असल में ग्रेड हासिल करने के लिए इसकी कुर्बानी दे रहा होता है। ये दिस इज़ व्हाट क्रिएट्स मीनिंग, कि मैंने एक बड़ा मकसद हासिल करना है, उसके लिए मैं इस तकलीफ को बर्दाश्त कर लेता हूँ। वो जो बड़ा मकसद हासिल करना है, अगर वो आपके ज़हन में है, जिस तरह आपने फरमाया कि मेरे अंदर सब्र पैदा हो जाएगा, मेरे अंदर पेशेंस, मेरे अंदर स्टेडफास्ट है, अगर मैं ये सब इस मामले में अच्छा रिस्पॉन्स दूंगा, तो ये मेरे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ क्रिएट कर सकती है, ऐसी क्वालिटीज़ को उजागर करेगी कि जिसके नतीजे में मैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी एक बेहतर जगह पर खड़ा होने की पोजीशन में आ सकता हूँ अल्लाह ताला की तौफीक से। अगर ये मेरा मकसद है, तो फिर मुझे पूरी उम्मीद है, यानी आई एम श्योर दैट एवरी पर्सन विल बी एबल टू टेक वट एवर कम्स हिज वे विद अ पॉजिटिव माइंड। ये पॉजिटिव माइंडसेट है। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि फीलिंग ना हो, क्योंकि फीलिंग अगर नहीं होगी, ये बात बड़ी अच्छी तरह ध्यान में रखिए, इफ यू आर नॉट फीलिंग सैड यू विल नॉट बी एबल टू फील हैप्पी। आप जॉय भी फील नहीं कर सकेंगे, आप ऑ भी फील नहीं कर सकेंगे, आपके अंदर अम्यूजमेंट की कोई डिजायर भी नहीं रहेगी। आप हंसेंगे तो आपकी हंसी भी एक बस जाहिरी चीज होगी, इसलिए उनके अंदर से महसूस ही नहीं हो रहा होगा कोई खास। मैं जोक्स वगैरह की बात और है, मैं खुशी की हंसी की बात कर रहा हूँ, मैं उस जॉयफुल हंसी की बात कर रहा हूँ कि जिसमें हम खुश होते हैं। आप सक्सेसेस को भी इंजॉय नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, बिकॉज यू हैव बिकम accustomed to suppressing your emotions। सप्रेशन ऑफ इमोशंस अल्लाह ताला ने रखी हैं, किसी वजह से रखी हुई हैं। इनको सुने। दैट इज व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट। इमोशंस को सुने। ये जरूरी नहीं कि इमोशंस के मुताबिक अमल करना शुरू कर दें, लेकिन उनको सुने, उनसे लेसन लें। ठीक। सर, इसमें ये जो हमने बात की कि मुश्किल हालात आते हैं तो इंसान टूटने के बजाय मजीद निखर कर सामने आए, तो इसी में एक वो जापानीज कल्चर का एक आर्ट है जिसका नाम है किंटसुगी। उसमें क्या होता है कि अगर कोई पॉटरी टूट जाती है, कोई भी बर्तन टूट जाता है, तो उसके क्रैक्स को वो क्ले से फिल नहीं करते, गोल्ड से फिल करते हैं। तो फिर ये एक याद दहानी के तौर पे कि इंसान के पास जितनी भी मुश्किल आती हैं, मुश्किल हालात आते हैं, तो वो उसकी जो सोल है वो उसके ऊपर मरहम का एक तौर पे एक्ट करती है और उसको मजीद ऑर्नामेंट करती है। बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है जी। मुझे इस वाक़े से अपनी अपनी जो दूसरी वालदा थी वो याद आ गई। तो उनकी मैं आपको बताता हूँ, शी वॉज वेरी पोजेसिव अबाउट हर थिंग्स, वेरी वेरी पोजेसिव अबाउट हर थिंग्स। और लेकिन उनमें जो एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी थी, वो ये थी कि वो दुखों पे ऑब्सेस नहीं करती थी। ठीक है, यानी गुस्सा कर लिया, निकाल दिया और अब आगे चलना है।
तो वो उनकी उनको बड़ा शौक था, ये जो होते हैं ना छोटे छोटे से जो डेकोरेशन पीसेस होते हैं, यही जिस तरह से पॉटरी की और इस तरह की चीज़ों की, तो बड़ा शौक था कि वो इंग्लैंड गई तो उधर से बहुत सारी चीज़ें लेके आई, और वो अपने घर में उन्होंने रखी हुई थी, तो किसी सफाई करते हुए किसी ने गिराया, टूट गया। तो अब पहले तो गुस्से का इजहार होता है, ठीक है तो बिल्कुल ख्याल नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं। इसके बाद वो जो अब अगर प्रोजेक्ट शुरू हो गया, यानी फिर कई दिन तक उनकी एक एंगेजमेंट होती थी ये, कि मैंने इसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर देना है, ठीक है। और वो ऐसा शानदार कंस्ट्रक्ट करती थी कि बिल्कुल देखने वाले को पता नहीं चलता था कि ये, यानी रेजा रेजा हो जाता था कई दफा। और वो उन्होंने बिल्कुल उसको वापस बना देना, वो छोटी छोटी सी वो जो होती थी ट्यूब्स में, वो जो होते हैं ना एडहेसिव जो होते हैं, वो मंगवा के। तो ये एंगेजमेंट, ये इन्वॉल्वमेंट, ये है पॉजिटिविटी। यानी अब उसको बाकी जिंदगी इस पे नहीं गुजारना कि वो टूट, मैं लाई थी उधर से वलैत से लाई थी, टूट गया है, अब मैं क्या फायदा, क्या हुआ लेके आने। इस सोच को बस खत्म कर दिया उधर। अब आगे की सोच है कि मैंने इसको दोबारा से बनाना है। तो ये दिस इज व्हाट पॉजिटिविटी इज। पॉजिटिविटी ये नहीं कि आपको दुख ना हो, वो टूट गए तो आप खुशी मना रहे हो कि चलो जी चंगा हो गया। नहीं, ये नहीं मसला, ये अब नॉर्मेलिटी है। सर इस खूबसूरत वाक्य से एक और सवाल जहन में आया कि कितना अहम है कि बाउंस बैक मेंटेलिटी इंसान अपने अंदर रखे, कि जितना मर्जी मुश्किल से मुश्किल हालात आ एब्सोल्युटली, जाए मैं वापस लौटूंगा, क्योंकि जब तक जान में है, एब्सोल्युटली, जान है, मेरे पास एक चांस है। बहुत जबरदस्त बात है। रेजिलियंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये उसी से पैदा होती है ना, यानी ये बात कि हो गया नुकसान, नुकसान देने वाला मालिक है, और वो उसके उसका तकाजा ये है कि मैंने मेहनत करनी है। तो मैं फिर खड़ा हूंगा, ये देखूंगा, इस फेलियर को देखूंगा, इसको स्टडी करूंगा। ये नहीं देखूंगा कि काश जीत जाता, ये नहीं सोच मेरी। मेरी सोच ये कि क्या गलती की, और उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। अगली दफा फिर कोई गलती हो जाएगी, मैं फिर हो सकता है हार जाऊं, उससे अगली दफा फिर हो सकता है हार जाऊं, लेकिन एवरी टाइम आई लूज आई विल बी लर्निंग समथिंग न्यू। ये जो एस्पेक्ट है कि दैट एवरी मोमेंट इन लाइफ इज अ यूजफुल मोमेंट इफ वी मेक इट यूजफुल। अदरवाइज मतलब दुख करेंगे उसके बाद फिर से एक जज्बा पैदा कर, जज्बात नहीं पैदा करने। जज्बात में आकर हमें एक्शंस तो लेने हैं, लेकिन बात को समझना अकल से है। ये जज्बात समझने के लिए नहीं होते। दुख का जज्बा हमें इस तरफ ले जाए कि देर इज समथिंग विच वी विच 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 वेंट रॉन्ग, ठीक है, इसको मैं को ठीक करने का चांस है, मैं देखूं इसमें मेरा क्या रोल था, ठीक है ना। अगर रिलेशनशिप ठीक नहीं है, इस पर दुख है, तो ये देखें कि मेरा क्या रोल था, मैंने क्या ठीक करना है, एंड देन मूव फॉरवर्ड, आगे चलें। फ्रेट नहीं करना है। ऑब्सेसिव थॉट्स जो है वो हमारे लिए मुश्किल क्रिएट करती हैं। ठीक। सर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके मुताबिक ये कहा जाता है कि हमारा माइंड एक मैग्नेट की तरह है। इफ वी थिंक अबाउट ब्लेसिंग्स तो ये ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेगा, इफ वी थिंक अबाउट ट्रायल्स तो ये ट्रायल्स को अट्रैक्ट करेगा। तो कितना अहम है कि इंसान अपनी नेमतों पर नजर रखे ताकि हमें मजीद नेमतें मिले। ये ना हो कि हर वक्त ट्रायल्स पर ही नजर रखे। तो अपने दिमाग को ये जो मैग्नेट की तरह यूज करना है। देखिए, मुझे इस पे आई एम नॉट, मैं इसको जानता हूँ मैं, और मैंने इसको बड़ा तफसील से पढ़ा भी हुआ है। वो मूवी भी देखी, वो जो सीक्रेट के नाम से मूवी थी जिन्होंने बनाई थी, वो भी देखी। बट द थिंग इज दैट इसमें एक प्रॉब्लम है, यानी इस पूरी बात में ना एक प्रॉब्लम है कि ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर सकते हैं और ट्रायल्स भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। असल में ब्लेसिंग्स भी ट्रायल्स ही हैं इस दुनिया की, और ट्रायल्स भी कई दफ़ा ब्लेसिंग्स होती हैं इस दुनिया की। ये जो बात है कि आप असल में यू आर डूइंग इट बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग इट, देयरफॉर यू आर डूइंग इट। मैं नहीं जानता हूँ इसके बारे में। मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरी जो कंस्ट्रक्शन है, वो ये है कि आपको अपनी मेहनत पे पूरा फोकस करना है, और अपने नताइज को अल्लाह ताला पे छोड़ना है। ये जो नताइज, और इसमें राज़ी रहने की तरबियत, कि आप शुक्रगुजारी का रवैया इख्तियार करें। फोकस ऑन व्हाट यू हैव, ठीक है। अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की स्पिरिट पैदा करें अपने अंदर। अपनी अपनी काउंटर रियलिटीज को ठीक करें। सबसे पहली बात ये है कि यानी मिसाल के तौर पर इफ समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, यू कैन एक्चुअली कीप ऑब्सेसिंग अबाउट इट,
ये जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं ना, मतलब लेट्स से कोई वाकया है, मैं ये यहाँ पे किसी की वफात की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई वाकया हो गया जिस पर आप बहुत दुखी हो रहे हैं, ठीक है, वो जो वाकया हो गया, जो मेरे साथ वाकया हो गया, जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो आई हैव अ काउंटर रियलिटी, एक काउंटर रियलिटी विच इज़ नॉट रियलिटी, लेकिन मेरे अपने अंदर है वो काउंटर रियलिटी है जिसके साथ मैं कंपेयर करके सोचता हूँ कि ये ठीक नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर मैं बीमार हो गया हूँ, ठीक है, तो काउंटर रियलिटी है कि मैं सेहतमंद होता। अब मैं जब उसके साथ कंपेयर करता हूं तो मुझे एक नेगेटिविटी की फीलिंग होती है कि यार बीमार क्यों हो गया हूं, ठीक है। अगर मैं, और ये काउंटर रियलिटी सिर्फ मैंने अपने ज़हन में बनाई हुई है और कुछ नहीं है, हकीकत सिर्फ ये है कि मैं बीमार हो गया हूं। अब वो जो काउंटर रियलिटी है, चूंकि वो मैंने खुद बनाई हुई है, उसको चेंज भी कर सकता हूं मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वाक्य हुआ है जिसमें मुझे चोट लग गई है, इससे मेरी टांग भी टूट सकती थी। ये जो वाक्य हुआ है जिससे मेरी टांग टूट गई है, इससे मेरा सर भी कट सकता था। ये सारी चीजें जो है, ये काउंटर रियलिटीज हैं जो कि नहीं वजूद पजीर हुई। मैंने क्या सोचा है कि हो सक यानी मेरी काउंटर रियलिटी अगर ये कि ये एक्सीडेंट ही ना होता, तो ये एक्सीडेंट होना मेरे लिए बड़ी बुरी बात है। लेकिन अगर मेरी काउंटर रियलिटी ये है कि अगर ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें बजाय टांग टूटने के मेरा मेरा ब्रेन हैमरेज हो सकता था, तो वो काउंटर रियलिटी हो सकता है, मुझे इतना ज्यादा नेगेटिव ना करे। तो व्हाट आर वी क्रिएटिंग, इसके बारे में सिर्फ कॉन्शियस होना शुरू कर देना चाहिए। कॉन्शियसनेस जो है वो इंसान को, ये जो सारी चीजें जिनके हम जिक्र कर रहे हैं, कि वो इंसान को अपनी डायलॉग्स, अपने अपनी कॉन्वर्सेशंस, इन सारी चीजों में वो याद दिला देगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपके दिल में अगर कभी होपलेसनेस पैदा होने शुरू शुरू हो जाए, तो आपको याद आना शुरू हो जाए दैट आई वॉज बिकमिंग होपलेस, मैं डेस्परेट हो रहा था, जबकि मामलात अल्लाह के हाथ में है। मुझे उस चीज पर भरोसा रखना है, उस चीज को भूलने नहीं जाना अपने आप को, इसको कॉन्टिन्यूसली याद रखना है। इस वजह से ये जो बात है ना कि मैं अट्रैक्ट कर लूँ किसी चीज को, देखिए, देर इज अ कॉन्फर्मेशन बायस इन अस। हम बहुत सारे ऐसे लोगों से बात करेंगे, वो कहेंगे हाँ ऐसा होता है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से ही बात करेंगे जो कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब हम आर्टिकल लिखते हैं, जब हम किसी की बात करते हैं, जब हमको मूवी बनाते हैं, तो हम उन लोगों को ले लेते हैं जिन्होंने ये कहा है, उन लोगों को नहीं लेते जिन्होंने, जिनके साथ ये नहीं हुआ, क्योंकि उनके मौके पर हम ये कह देते हैं कि तुमने ठीक तरह से किया नहीं होगा, ठीक है, तुमने उतना क्लियर इमेजिनेशन नहीं रखी, तुम उतने ऑब्सेसिव नहीं रहे उसके बारे में, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं हुआ। तो देयर विल ऑलवेज बी रीजन, कुछ लोगों के साथ वर्क कर जाएगी, कुछ के साथ नहीं करेगी। अगर करती है ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये याद रखिए कि वो जो कुछ भी मिला है वो भी बहुत बड़ी आजमाइश है इस दुनिया में, तो आजमाइश के साथ। और जब भी सारी दुनिया भी मिल गई, तो जाना आपने खाली आती है। इसलिए इस चीज को याद रखें, उस बैलेंस को कभी ना फरामोश होने दें, कभी भी, कि इस ये दुनिया असल में मेरी रहने के लिए नहीं बनी हुई, ये मेरा सफर है, इसके बाद है जहां मैंने रहना है। ब्लेसिंग्स ढूंढनी है तो वहां की ब्लेसिंग्स, क्योंकि अर्नड ब्लेसिंग्स हैं मेरी, अल्लाह ताला की रहमत और मेरी अर्निंग, ये देख, यहां पर मेरा कुछ भी अर्नड नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा, कुछ भी। यानी जिन चीजों की बेसिस पर मैं अर्निंग कर रहा हूं वो भी मेरी अर्न नहीं है। इफ गॉड मेड मी, इफ ही गेव मी सम काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट थिंग्स, ये मैं कोई खास सलाहियत दी है, तो ये खुदा की बांट है। मतलब मैं एक अच्छे अच्छे प्लम्बर की तरह, आई कैन नॉट प्लम्ब माई थिंग्स, आई कांट डू दैट। ये अकल नहीं है मेरे अंदर। उसकी उसकी इस सलाहियत को मैं कमतर जानने लग पड़ता हूँ कि ये तो मीनियल काम है। मीनियल काम कोई नहीं है, उसकी वजह से मैं बहुत सारे काम अपने कर पाता हूँ, ठीक है ना। हम हमारे इंस्टीट्यूशन और घरों के अंदर जो लोग जिनको हम कम ब्लेस्ड समझते हैं, उनकी वजह से हो सकता है कि हम अपनी जिंदगियों को साफ रख सकते हैं, तो उनको कम समझते हैं, आप उनको गंदा समझते हैं। मतलब कितनी अजीब बात है कि मैं उनकी वजह से साफ हूं और वो गंदे हैं। दैट्स अ वेरी, ये फीलिंग्स, इन चीजों को बैलेंस आउट करके हम अपने आप को बैलेंस में रख सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक सर, आपने बड़ी खूबी से इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे गुफ्तगू फरमाई। एक आपने जुमला कहा कि इंसान को अपनी एफर्ट पर नजर रखनी चाहिए और रिजल्ट क्या निकलता है उससे जरा बेपरवाह हो जाना चाहिए। मैं चाहूंगा इस जुमले की जरा कुछ आप तफसील करिएगा, क्योंकि इस पे एक काउंटर आर्गुमेंट मेरे जहन में ये आ रहा था कि अगर इंसान इस सोच के साथ जिएगा तो फिर वो मतलूबा नताइज नहीं हासिल कर पाएगा। जैसे मुझे याद आ रहा है कि एक टेनिस प्लेयर्स पे कुछ रिसर्च थी, तो उन्होंने कहा कि जब हम इस मेंटेलिटी से जाते हैं कि सिर्फ
खेलते हैं, हार जीत से बेपरवाह रहते हैं, तो उतना हम जीत नहीं पाते। लेकिन अगर इस मेंटेलिटी से के साथ जाएंगे कि हमने जीतना है, तो फिर हम जीतते भी ज्यादा हैं। राइट। देखिए ये बात कि इस तरह होता है। आप इस वक्त विंबलडन में आप यूं समझ लें कि देर आर कितने बीसियों लोग आते हैं, लेट से टेनिस प्लेयर्स आते हैं। और मैं मुझे उम्मीद ये है कि वो जो बीसियों लोग आते हैं वो सारे ही इस सोच के साथ आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कुछ लोग जो हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं और कुछ लोग नहीं होते। सारे ही जीतने के लिए आते हैं और सारे ही पूरे जज्बे के साथ आते हैं, मेहनत करके आते हैं। लेकिन उन उस दिन किसके साथ अच्छा होना है और किस साथ बुरा होना है, मैं जब ये कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप रिजल्ट्स को सामने ना रखें। आप मिसाल के तौर पर आपका बैकहैंड ठीक नहीं है, एक रिजल्ट के लिए आपने उस प्रोसेस को इख्तियार कर लिया जिससे बैकहैंड ठीक होगा। आपने अपने बैकहैंड को बेहतर करना शुरू कर दिए। लेकिन उस दिन क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा, और दूसरा पार्टनर, दूसरा जो आपका काउंटर पार्ट है वो कितना अच्छा खेल सकेगा, आप कितना अच्छा खेल सकेंगे, ये असल में आपके टोटल कंट्रोल में नहीं है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी इन योर कंट्रोल। तो इस चीज के बारे में मैं जो चीज कह रहा हूं वो बार बार वो ये नहीं होती कि आप रिजल्ट्स के लिए मेहनत ना करें। वो तो फिर आपकी एफर्ट में कमी होनी शुरू हो जाएगी। आप सामने रख के अपने रिजल्ट्स के लिए मेहनत करें। रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। काम आपने ठीक करना है। यानी रिजल्ट से वो अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए कि जिसके नतीजे में दिल बर्दाश्ती पैदा हो जाए, जिसके नतीजे में डेस्परेशन पैदा हो जाए, होपलेसनेस पैदा हो। यू विल हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन। जिंदगी जो है ये आज ही शायद वो एक छोटा सी शॉर्ट जो है वो रिलीज हुई, उसका उसका नाम ही यही है कि प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए हमें। प्रोसेस ओरिएंटेड यानी मुझे अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मामलात को ठीक करने की नताइज मिसाल के तौर पर मैं इसकी आपको आई विल गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम सोशल लाइफ। आपने अपने आप को पोलाइट बना लिया है कि जिसके नतीजे में आपका स्पाउस भी पोलाइट हो जाए। ठीक है, आपने 10 दिन कोशिश की, और चूंकि आपका पोलाइट होने का मकसद ये था कि मेरा स्पाउस ही पोलाइट हो जाए, आपने 10 दिन कोशिश की और 10 दिन तक वो आपके साथ बहुत रूडली बात करता रहा। इसके बाद आप 10 दिन के बाद कहेंगे यार इसका तो कोई फायदा नहीं, लानत भेजो इस चीज पे। यानी क्या जरूरत है मैं खामखा वीक होता रहूं। प्रोसेस ओरिएंटेशन का मतलब है कि रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। मेरा असल में गोल अपने आप को, अपनी मेहनत है। और ये इतनी मेहनत है, यानी ये नहीं कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और एंजॉय करने के लिए कर रहा हूं। नो नो, आई वांट टू बिकम द बेस्ट। ये मैंने मेहनत करनी है। वेदर आई बिकम द बेस्ट और नॉट, ये रिजल्ट्स हैं। मैं इनके साथ अटैचमेंट नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं 3 दफा हार गया हूं अगर। वो जो था हमारी जब बचपन में ब्यॉन बॉग होता था ना, वो तो जीतता ही चला जा रहा था, जीतता ही चला जा रहा था। वो जब वो जीतता ही चला जा रहा था तो वो दूसरे बेचारे क्या करेंगे, हर साल तो उसी ने जीतना है। नहीं, वो प्रोसेस में रहेंगे, प्रोसेस में रहेंगे, प्रोसेस में रहेंगे, और इसके नतीजे में उनकी बेहतरी पैदा होती है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, टेक लाइफ एज अ प्रोसेस, बिकॉज लाइफ इज अ प्रोसेस। नताइज आपके हाथ में नहीं है। आप यूं यकीन रखें आप कि ये जो नताइज हैं ये बिल्कुल वही, जिस तरह से एक किसान का मामला है, इसी तरह फसल उगनी है या नहीं उगनी है, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। प्रोसेस आपकी जिम्मेदारी है, नताइज आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक। सर, गुफ्तगू को मजीद थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट को अचीव करने के लिए एक दो चीजें मैं देख रहा था, उसमें ये भी था कि ये ज्यादा अहम है कि इंसान कोई भी सिचुएशन उसके सामने आती है तो उसको रिस्पॉन्सिवली टैकल करे, ना कि रिएक्टिवली। क्योंकि रिएक्टिव जो हमारा रिएक्शन होता है वो एक कह लें इमोशन ड्रिवन होता है, और जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो बड़ा इंटेलेक्ट ड्रिवन होता है। तो कितना अहम है इस मामले में इस चीज को अपनाना? 100% एग्रीड जी, 100% एग्रीड। इंसान का मामला जो है वो असल में उसको एक कॉन्शियस हस्ती अगर बनना है तो उसकी तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए। मैं इसका बिल्कुल वाजे आपको एक क्राइटेरियन बताता हूँ। आप जब भी महसूस करें ना कि मैं इस शख्स के साथ अब ये बात करूंगा या इस तरह बात करता हूँ, अगर ये कॉन्शियस फैसला, लेकिन कई दफा ऐसे होता है कि हम कॉन्शियस नहीं होते, लेकिन जब कॉन्शियस हो जाते हैं कि मिसाल के तौर पर मैंने इसको ये तोहफा देना है, और इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करने अपना कि अगर इसने मुझे कुछ और किया होता मेरे साथ तो क्या मैं डिफरेंट करता।
अगर वो डिफरेंट होता तो फिर आप इस वक्त भी रिएक्ट कर रहे हैं। यानी कई दफा हमारे रिएक्शंस इम्पल्सिव नहीं होते, बड़े सोचे समझे रिएक्शंस होते हैं, लेकिन उसमें हमारे बिहेवियर्स असल में दूसरों के कंट्रोल ही में होते हैं। यानी अगर दूसरा मेरे साथ अच्छा करेगा तो मैं भी अच्छा कर दूंगा। और मैं जो इस वक्त कर रहा हूं वो मैं अपने प्रिंसिपल्स पे नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि जैसा कि मैं दूसरे को समझ रहा हूं कि उसने किया है, मैं उसके मुताबिक करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उसके मुकाबले पे करने की कोशिश कर रहा हूं। ये भी रिएक्शन ही होता है। तो इसलिए ये इसको बड़ी अच्छी तरह से समझ लें कि वेन एवर यू आर डूइंग इट, मिसाल के तौर पर आप अपने अपने मौजूद लोगों में से सबके साथ एक ही तरह बात कर रहे हैं, और उसमें कोशिश आपकी ये है कि आप उनके साथ मामलात अपने प्रिंसिपल्स पे करें। गलती हो जाना एक और चीज़ है, लेकिन आप उनके साथ मामलात डिफरेंट कर रहे हैं कि इसने मेरे साथ इस तरह बात की है, मैंने इस तरह करनी है, तो नाउ यू आर इन अ रिएक्टिव मोड। तो गेट आउट ऑफ दिस मोड, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ। ये आपको प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ की तरफ नहीं लेके जाएगी। प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ में ये वो बुनियादी कंट्रोल्स हैं, ये वो बुनियादी पेशेंस है। यानी यूं समझ लें कि किसी ने आपके साथ जो रूडनेस की है तो उसकी रूडनेस का तो वो जिम्मेदार है, उसने तो अपने आपने ही रूडनेस का जवाब देना है। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो खुदा की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात ये कि आपका रिस्पांस किसी शख्स को कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने जहन में ये सोचिए कि मैंने सिचुएशन को जब रिस्पॉन्ड करना है तो मैंने असल में अल्लाह ताला को रिस्पॉन्ड करना है। यानी कीप दिस इन माइंड, वेदर यू आर रिस्पॉन्डिंग टू अ सिचुएशन, वेदर यू आर रिस्पॉन्डिंग टू अ पर्सन, आपने जिसको भी रिस्पॉन्ड करना है, चाहे अपनी औलाद है, अपनी बीवी, अपना शौहर, अपना दोस्त, जिसको भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं असल में आप अल्लाह ताला को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? हाउ वुड यू लाइक दिस रिस्पॉन्ड टू बी एटर्नलाइज्ड एज अ गुड रिस्पॉन्स? वो क्या होगा कि आपके लिए ये जो हमेशा का रिकॉर्ड बन जाए इसका, जिसमें आप कभी जब तब्दीली ना ला सकेंगे, उसको आपने इंटरनलाइज इस तरह करना है कि वो आपके लिए आसानी का बायस बने। वो क्या बनाएंगे आप? तो ये रिएक्शन में नहीं बनेगा। दिस विल नॉट हैपन इन रिएक्शंस। दिस विल ओनली हैपन व्हेन यू आर रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू अ प्रिंसिपल, कीपिंग इन माइंड दैट यू आर रिस्पॉन्डिंग टू गॉड। इसमें एक और चीज पॉजिटिव माइंडसेट में जो हेल्पफुल होती है कि इंसान जरा फ्लेक्सिबल रहे, ना कि स्टबन बन जाए। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी ओवर स्टबननेस है, क्योंकि इस तरह का होता है कि अक्सर जो लोग इस सफर पे शुरू होते हैं पॉजिटिव माइंडसेट को अचीव करने में, वो कुछ अपने मामला में बहुत स्टबन हो जाते हैं। देखिए, इट्स अ वेरी, मैं समझता हूँ इट्स कैन समटाइम्स बी अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग कि आप ये किसी के बारे में, अपने बारे में इस पे ज़रूर सोचते रहें, दूसरों के बारे में ना इस पे बारे में फैसला करें कि वो स्टबन है या नहीं। हो सकता है कि आप जिस चीज़ को स्टबननेस कह रहे हैं वो उसकी कोई मजबूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो उसकी। लेकिन अपने बारे में सोच लें कि मैं जिस चीज़ पर जिद बना रहा हूँ किसी चीज़ को कि नहीं ऐसा होना चाहिए, क्या मैं सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहा हूँ? क्या मैं दूसरे के राइट्स को यूजर्व कर रहा हूँ? मैं दूसरे को सिर्फ इसलिए हूँ कि वो छोटा है या मेरे कंट्रोल में है तो मैं उसको हक नहीं दे रहा हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले कर सके? क्या मैं ये समझता हूँ कि फैसले गलती करने का हक सिर्फ मेरी ही ज़िंदगी में है और किसी की ज़िंदगी में नहीं है? ये चीज़ें सोचनी चाहिए अगर मैं स्टबन हो रहा हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली इंसान को, कोई भी लर्नर माइंडसेट, जो कि कोई ऐसा माइंडसेट जो ये चाहता है कि मैं भी और दूसरे भी ज़िंदगी में सीखें, वो असल में फ्लेक्सिबिलिटी के बगैर सीख नहीं सकता। ज़िंदगी ने आपके तरीके पे नहीं चलना। आपको, अगर आप समझते हैं कि आज का दिन एग्जैक्टली इस तरह चलना चाहिए, तो कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिसमें आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो, क्योंकि ज़िंदगी ने तो आपके तरीके पे नहीं चलना। देर आर गोइंग टू बी थिंग्स विच विल हैपन। जिंदगी ने अनसर्टन रहना है। अगर आप उस अनसर्टनिटी के अंदर फ्लेक्सिबल नहीं है तो अपने लिए मुश्किल क्रिएट करेंगे। दूसरे की फ्लेक्सिबिलिटी को जज ना करें। यानी दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगेन दिस इज नॉट योर डोमेन, ये आपके कंसर्न की चीज़ है, ये आपके कंट्रोल की चीज़ नहीं है। अपने ऊपर गौर करें और अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर लें। अगर अगर आप महसूस करते हैं कि स्टबननेस है तो इसको ठीक करने की कोशिश कर लें। और इसमें कितना अहम हो जाता है कि इंसान अपनी डेली लाइफ की बेसिस पे ये चीजें आइडेंटिफाई करे जो उसके ट्रिगर्स हो सकते हैं, कि जो उसको इस अपने इस सफर से जरा डिरेल कर देते हैं। जैसे किसी को अगर बहुत गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बात पे, तो वो जरा पहले तशखीस तो करे, आइडेंटिफाई करे कि मेरे प्रॉब्लम्स हैं क्या। राइट। इससे भी पहले एक और काम करें, यानी पहले अपने लिए कुछ आइडियल्स तय करें, कुछ अपने लिए विजन्स तय करें। जब आप अपने लिए विजन एक तय करेंगे ना कि मुझे ऐसा बनना चाहिए, तो अब आपको उसके अंदर खला देखने आसान हो जाएंगे।
उनको आप आइडेंटिफाई करने लग पड़े, इसमें दूसरों से मशवरा लें, उनसे पूछें कि मैं ये काम कब कर देता हूँ। लेट से मैं दूसरों की बात कितनी कितनी खामोशी से तवज्जो से सुनता हूँ। आपको पता चलेगा कि जितना मैं समझता हूँ उतनी तवज्जो से नहीं सुनता। ठीक है जी, ये दूसरे आपको ज्यादा आसानी से बता सकेंगे इफ दे हैव द कॉन्फिडेंस कि आप बात सुनेंगे। लेकिन जब भी कभी जिंदगी में फीडबैक लें तो कभी भी रिस्पॉन्ड इमीडिएटली ना करें, वरना आप फीडबैक के दरवाजे बंद कर देंगे। फीडबैक इज अ ब्लेसिंग। वाकई ब्लेसिंग जो है ना जिंदगी की, एक तो ना दौलत ब्लेसिंग है, वो तो है ही, अल्लाह ताला ने उसको खुद खैर कहा है। लेकिन ये वो खैर आजमाइश की है, ये जो फीडबैक आपको मिलता है आप इसको जो यूटिलाइज करते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से वाकई खैर होता है। इतना बड़ा खैर होता है कि जिसके नतीजे में यू बिकम अ बेटर पर्सन। ये ज़हन में रखिएगा, बाकी सारी जिंदगी की ब्लेसिंग्स जो हैं, ऑल ब्लेसिंग्स इन लाइफ आर अ पार्ट ऑफ अ टेस्ट। लेकिन हिदायत की ब्लेसिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ टेस्ट। वो आपको सिर्फ तब मिलती है जब आप डिजर्व करते हैं। इस दुनिया में जो चीज़ आपको डिजर्विंग की बेसिस पे मिलती है ना, वो असल में हिदायत है। यानी बाकी सब कुछ जो मिलेगा आपको इस दुनिया में, वो आपको मिलेगा एज अ पार्ट ऑफ द टेस्ट। मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। दौलत मिली है तो टेस्ट है, नहीं मिली है तो टेस्ट है। लेकिन हिदायत इनायत है खुदा की, जो इस दुनिया में सिर्फ उसको मिलती है। हिदायत से मेरी मुराद है कि ठीक काम करने की तौफीक, अच्छी बात करने की तौफीक, अल्लाह ताला के पैगंबर की बात समझने की, उसको मानने की तौफीक। ये सिर्फ तब मिलती है कि जिस वक्त इंसान इसको डिजर्व करता है। सो स्टार्ट डिजर्विंग दैट। अपने पास जो मौजूद सच्चाई है उसको मानना शुरू कर दें, क्योंकि वो आपको एज अ पार्ट ऑफ टेस्ट नहीं मिलेगी। वो आपको ओनली यू विल गेट इट बिकॉज यू डिजर्व इट। उसमें गरीब अमीर का कोई फर्क नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान में रख के आपने अपने अपने आप को इम्प्रूवमेंट के लिए एक विजन बनाना है। उसके अंदर आपने तय करना है कि मुझे इस विजन को अचीव करने के लिए क्या क्या करना है। अब आपको उसके खला दिखने शुरू हो जाएंगे। ये मैं नहीं करता हूँ, और कुछ खला आप नहीं देख सकेंगे, दूसरों से ले लें, वो आपको बता देंगे। जब वो बता देते हैं तो उनको अच्छी तरह से तसल्ली से हौसले से सुने और उसको ठीक करने की कोशिश करें, बिकॉज दिस इज द जर्नी दैट वी हैव टू अंडरटेक इन लाइफ। ठीक। सर आज हमने बहुत मस्बत गुफ्तगू फरमाई। आखिरी सवाल मैं एक जरा मनफी पहलू से पूछना चाहूंगा। आपने भी एक लफ्ज यूज किया अमीर और गरीब का, तो अक्सर इस पे एक काउंटर आर्गुमेंट ये रखा जाता है, यार ऐसी गुफ्तगू और ये स्टेट ऑफ माइंड अचीव करना ये तो आसूदा हाल लोगों का काम है, हम गरीब लोग मुश्किल हालात में जो फंसे हुए हैं वो कहाँ से ये स्टेट ऑफ माइंड अचीव करें पॉजिटिव माइंडसेट पर। गरीब लोग, आप कभी गरीबों से पूछिएगा जाके। यानी आप उनसे पूछिएगा कि मैं अगर तुमको आज ये चॉइस दूं कि तुम मर जाओ आज, तो मर जाना पसंद करोगे? वुड यू लाइक मी टू किल यू? ठीक है, इफ ही डज नॉट, देन कीप इन माइंड दैट देर आर मेनी ब्लेसिंग्स इन हिज लाइफ। वो आप जिस चीज़ को समझ रहे हैं कि वो ब्लेसिंग नहीं है, शायद वो तो नहीं है, लेकिन देर आर मेनी ब्लेसिंग्स इन हिज लाइफ विच यू डोंट नो। एक आदमी जिसको कि इस चीज़ का बहुत एक्सपोजर नहीं है ना, कि कितनी अफ्लुएंस है दूसरे। मिसाल के तौर पर आपको, आई एम श्योर, मुझे कभी नहीं दिल किया, आपको पता नहीं किया या नहीं किया, आपका दिल करता है कि आपके आपके घर में सोने के बर्तन हो। मुझे भी नहीं किया। ठीक है जी, इसलिए कभी मैंने इसको ऑब्जर्व भी नहीं किया, कभी मैंने देखा भी नहीं कि इस तरह होते हैं। लोगों के होते हैं। पीपल हैव गोल्ड प्लेटेड थिंग्स, वो सब कुछ होता है, वो गोल्ड प्लेटेड थिंग्स ले लेते हैं, उसके बाद फिर अंदर संभाल के रखते हैं, खाने चाने नहीं खाते उस पर, इसलिए वो टूट सकती है। ठीक है ना जी। बट देर आर पीपल हु आर डूइंग इट। मतलब उन्होंने अपने अपने बाथरूम के कमोड भी सोने के बना दिए। ओके, फाइन, बट आई डोंट मिस दैट। ठीक है। जो चीज मेरे पास नहीं है वो मिस नहीं करता मैं। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखें। यानी ब्लेसिंग आप किसी भी हालत में होंगे ना, ये दिस इज, हो सकता है ऐसा भी हो जिस जो आपने अभी बात फरमाई है, मैं इसका इनकार नहीं करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको इसकी तौफीक दे कि जो उसने हालात हमारे लिए रखे हैं हम उसमें पॉजिटिव रहें। लेकिन जो चीज़ जहन में रखनी चाहिए आपको वो ये है कि आप जिस हालत में भी जीते हैं, जिस हालत में भी जीते हैं, तो आपके पास बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत ब्लेसिंग है। लेकिन हम वो देख नहीं पाते, इसलिए कि हम अपनी कमियां देखने के ज़्यादा आदी हैं। इसको भी देखना शुरू करते हैं। दिस इज अ ह्यूज एक्सरसाइज इन डेवलपिंग पॉजिटिविटी, कि मैं अपनी कमियों के बजाय अपने पास मौजूद जो कुछ है उसको देखना शुरू कर दूं, उसको वैल्यू करना शुरू कर दूं। वो किसी के दिए से है,
यानी वो मैं उसको हासिल नहीं कर सकता था खुद। अगर सांस खुद ही आ रही है तो किसी के दिए से आ रही है। इसको सोचना शुरू कर दें। वो जो आदमी जिसके जो अभी एक मुश्किल टाइम से गुजर रहा है, उसको भी ये नहीं वो चाहता है कि यार आज रात को मरी जाऊं। मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है, कसम उठा के कहता हूँ कहते हुए सुना है, जो सिर्फ शिकायत करते रहते हैं, उनको भी ये कहते हुए सुना है कि कल ये मुश्किल आ गई। मैंने कभी ये सोचा कि मतलब वुड यू हैव लाइक्ड इट कि वो जो मुश्किल आई, मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि ये इस तरह से एक एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ और मैं बस बच गया, ठीक है, यानी बस एक सेकंड में इसका फर्क था, बस बच गया, तो मेरी टांग टूट गई, मैं फौत हो सकता था। तो फौत हो जाता तो क्या होता? इतनी शिकायतें हर वक्त करता रहता हूँ, फौत ही हो जाता, क्या फर्क पड़ता? ठीक है, नहीं, फौत होना मुझे पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद? इसलिए क्योंकि ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए नहीं पसंद। देख नहीं रहा, देख नहीं पा रहा, लेकिन फौत होने का कभी ख्याल नहीं आता, दिल नहीं कर यार फौत ही हो जाऊं मैं, ये नहीं होता। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट वट एवर यू आर, आप यकीन करें जिंदगी बड़ी वैल्यूएबल है। वैसे भी बड़ी मोहब्बत है हमें जिंदगी से, लेकिन वैल्यूएबल भी बहुत ज्यादा है वो। आपकी आखिरत सिर्फ इसी के जरिए से मिलनी है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी महबूब भी है। वी रियली लव लाइफ। therefore डोंट थिंक कि सिर्फ आदमी जिसके पास है, आप उसको देखने की आदत डाल लें कि जो आपके पास है। इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल। दूसरों के साथ कंपैरिजन कम कर दें। अपने साथ जिंदगी में ये सोचें कि मुझे जिस चीज़ का खौफ रहता है ना, उसके बारे में ये सोचना शुरू कर दूं कि वो खौफ नहीं हो सकता मेरे दिल में जब तक कि मेरे पास ब्लेसिंग ना हो ही नहीं सकता। ठीक सर, ठीक है आज जी। की हमारे डाइसेक्टिंग कोट सेगमेंट की कोट है टॉपिक रिलेटेड, मैं आपके सामने रखता हूँ। लुक बैक एंड थैंक गॉड, लुक अहेड एंड ट्रस्ट गॉड। एब्सोल्युटली। एंड ये इस कोट के अंदर जो जो अजम्पशन है वो ये है कि keep God active in your life, because whatever He did in the past, you should thank Him for it. And whatever He will do in, अगर आप ये मानते ही नहीं है that He is going to do anything or He did in the past, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, ये सिर्फ लिखने की चीज बन जाएगी। But if you really truly believe in that, then it will become an active part of your faith. मैं तो ये लोगों से ये कहता हूँ, काफी मैंने इस पे बात की है कि फेथ असल में एक लेंस है जिंदगी को देखने का। वो बनाएं, वो लेंस एक्टिव करें। इंशाल्लाह मैं भी करूँ, आप भी करें। थैंक यू इंशाल्लाह। वेरी मच। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, आइंदा एक नए मौजू के आपका साथ बात। आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इंशाल्लाह जी, थैंक यू।